नमस्कार। आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही विषय का अध्ययन करेंगे। आदिकालीन जिसकी परिस्थितियों के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि यह काल भारतीय इतिहास में युद्ध और अशांति का काल था। राजनीतिक दृष्टि से पतोन्मुख, सामाजिक रूप से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से अवनति का काल था। इस युग में साहित्य के रूप में जो साहित्यिक अवधारणाएं या साहित्यिक धाराएं हमारे सामने आई, उनमें हमने सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक तथा गद्य आदि साहित्य के रूप में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन कवियों की धार्मिक आध्यात्मिक रचनाओं के साथ साथ राजस्थान में चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं राजाओं की वीरता का गुणगान करने के लिए वीर गाथाओं की रचना की थी। वही वीर गाथात्मक साहित्य रासो साहित्य कहलाया। यह समय भी ऐसा ही था जिसमें वीर गाथाएं ही जन रुचि तथा देश की पृष्ठभूमि के अनुकूल प्रश्रय पा सकती थी। वे वीर गाथाएं फुटकल या मुक्तक तथा प्रबंधक दोनों रूपों में हमें उपलब्ध होती है। इस प्रकार जो भी रासो काव्य लिखा गया, जिनमें पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक प्रमुख या सर्वाधिक प्रसिद्ध रासो काव्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त बिसलदेव रासो, खुमान रासो या अन्य जो भी किसी भी प्रकार का रासो साहित्य रचा गया, उस रासो साहित्य का वर्णन करते हुए या उस रासो साहित्य का अध्ययन करते हुए जो विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं या जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं, उन्हीं का अध्ययन हम आज करेंगे। ये रासो काव्य दो रूपों में हमें दिखाई देते हैं, प्रबंधक तथा मुक्तक रूप में, जैसे खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। ये सभी प्रमुख काव्य प्रबंध काव्य के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं। इन सभी कवियों ने इन रासो काव्यों में राजाओं के आश्रय में रहकर जीवन का बखूबी वर्णन किया है। क्योंकि कलम और तलवार के धनी थे, इसलिए इन्होंने वस्तु वर्णन में एवं परिवेश अंकन में महारत हासिल प्राप्त कर रखी थी। श्रृंगार को इन्होंने मुख्य रस के रूप में प्रयुक्त किया है तथा इसके अतिरिक्त वीर रस को भी साहचर्य रस के रूप में इन्होंने अपने काव्यों में प्रकट किया है, या अपने काव्यों में हमें इनके दृष्टिगोचर होते हैं या हमें इनकी विशेषताएं दिखाई देती हैं। उसके उपरांत रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं, तो राजस्थानी साहित्य के वीरगाथात्मक साहित्य जो रचा गया, उसके अंतर्गत वीर गाथाओं के रूप में आदिकाल में अनेक रासो ग्रंथ रचे गए हैं। उन रासो ग्रंथों की प्रमुख विशेषताएं जो रही हैं, उसमें प्रमुख जो विशेषता है वह है रासो काव्यों की जो प्रमाणिकता है वह संदिग्ध मानी जाती है। क्योंकि वीर गाथात्मक जितनी भी रचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं, वे सभी संदिग्ध हैं। उनके रचनाकार और समस्त रचना की प्रमाणिकता पर संदेह के प्रश्न चिन्ह उभरे हुए हैं। चाहे हम हमीर रासो की बात करें, पृथ्वीराज रासो की, खुमान रासो की, या बिसलदेव रासो की, या प्रमाल रासो की, ये सभी रचनाएं वीर गाथाओं से युक्त मिलती हैं। परंतु इन रासो काव्यों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इन रासो काव्यों की भाषा, शैली तथा विषय वस्तु की जब खोज करते हैं, तो इनमें शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा है। ये प्रबंध किसी एक कवि के नहीं, अपितु अनेक कवियों द्वारा अनेक पीढ़ियों में पूरे किए गए हैं। इनमें इतना परिवर्तन हुआ है कि सारे काव्य ही क्षेपक दिखाई देते हैं। इनका रचनाकाल भी संदिग्ध है, इसीलिए सभी रासो काव्यों की प्रमाणिकता संदिग्ध दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त इन रासो काव्यों की जो दूसरी मुख्य विशेषता है वह है इतिहास विरुद्ध। इन काव्यों में जिन ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों का चित्रण किया गया है, उनका वर्णन इतिहास ग्रंथों से मेल नहीं खाता है। इन काव्यों में जो सन संवत या तिथियाँ दी गई हैं, वे भी इतिहास में उपलब्ध तिथियों से भिन्न है। इतिहास में नामों का मनमाना प्रयोग करके इन काव्यों की सच्चाई और ऐतिहासिकता पर अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। ऐतिहासिक विषयों का कथ्य बनाते समय जिन सावधानी और ऐतिहासिक दृष्टियों की अपेक्षा होती है, वह इन कवियों को प्राप्त नहीं थी। अतः इन्होंने इस रासो काव्य की रचना करने में इतिहास विरुद्ध सभी वस्तुओं का, सभी चीज़ों का हर जगह प्रयोग किया है। इसीलिए भी रासो काव्यों की प्रमाणिकता हमें संदिग्ध लगती है। इसके अतिरिक्त रासो काव्य की अन्य जो विशेषता है वह है वीर और श्रृंगार का उत्कृष्ट
इन सभी वीर गाथाओं में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी पूर्ण उद्रेक हुआ है। वीर रस तो इन कवियों का मुख्य लक्ष्य था ही, किंतु श्रृंगार को साहचर्य में भी इनका ओजपूर्ण हो गया है। वातावरण में भी वीर रस, क्योंकि उस समय का वातावरण भी वीर रस के अनुकूल ही था। चारों ओर युद्धों की विभीषिका थी। सर्वत्र युद्धोत्सव में सजे वीरों की स्तुतियाँ करने में कविगण व्यस्त थे। राज्य प्राप्ति और विस्तार के लिए युद्ध किए गए थे, अतः इन्होंने वीरता का पूर्ण परिपाक अपने काव्य में किया है। वीर और श्रृंगार का पूर्ण उत्कर्ष रासो काव्य की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासो काव्य या रासो काव्य जिन चारण कवियों ने लिखे हैं, उन्होंने युद्धों का भी उत्साहवर्धक चित्रण किया है। इन वीरगाथात्मक रचनाओं में युद्धों का अत्यंत सजीव और फड़काने वाला चित्रण किया गया है। युद्ध कौशल और युद्ध के दृश्यों के चित्रण में ये कवि या ये काव्य इतने संपूर्ण हैं कि इस क्षेत्र में इनकी बराबरी करने वाला अन्य काव्य दिखाई ही नहीं देता। युद्धों की विभीषिका, शस्त्र झनकार, वीरों का उत्साह, गति, त्वरा, ओज, रक्तपात तथा कौशल का ऐसा बिंबग्राही चित्रण अन्यतर हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। इसका कारण यह है कि इन काव्यों के रचयिता प्राय चारण कवि थे। ये चारण कवि केवल कलम के सिपाही ही नहीं थे, अपितु तलवार के भी धनी थे। वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करने में सिद्धहस्त तो थे ही, वीर काव्य के द्वारा उन्हें युद्ध धर्म के निर्वाह की प्रेरणा भी देते थे और स्वयं भी तलवार हाथ में लेकर युद्ध क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन करते थे। अतः युद्ध का उत्साहवर्धक चित्रण रासो काव्य की मुख्य विशेषता दिखाई देती हैं या मुख्य विशेषता के रूप में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त संकुचित राष्ट्रीयता भी रासो काव्य की अन्य विशेषता रही है। वीर गाथाओं के रचयिता चारण कवि थे। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण प्रशंसा की है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में इन्होंने उचित अनुचित का विचार भी नहीं किया। छोटे छोटे राजाओं, सामंतों और अनधिकारी व्यक्तियों को भी इन्होंने सूर्य के समान प्रतापी चित्रित किया है। इतिहास में जिस जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है, मधुकर कवि तथा भट्ट केदार जैसे कवियों ने उसकी प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिए हैं। उस समय राष्ट्र शब्द अत्यंत ही सीमित और संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता था। 10-5 गांवों का समूह ही इनके लिए राष्ट्र और आश्रयदाता ही इनके लिए राष्ट्र पुरुष था। अतः संकुचित राष्ट्रीयता इस युग की एक अन्य विशेषता भी दिखाई देती है, क्योंकि सभी वीर काव्य इस प्रकार की संकुचित राष्ट्रीयता का बोध कराने वाले ही प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त जब काव्य रूपों का हम अध्ययन करते हैं तो रासो काव्य जैसे कि काव्य के 2 पक्ष होते हैं या काव्य को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, प्रबंधक तथा मुक्तक, तो वैसे ही ये भी प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों में उपलब्ध होते हैं। प्रबंध काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण चंद्रप्रदायकृत पृथ्वीराज रासो तथा मुक्तक काव्य की मधुरता से बलियत बिशलदेव रासो है। काव्य रूपों में विविधता का अभाव, दृश्य काव्य तथा गद्य काव्य का उस काल में सर्वथा अभाव दिखलाई देता है। प्रमाल रासों में वीर गीत है जो मुक्तक काव्य के ही अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त छंदों का विविध तथा शिल्प की दृष्टि से भी रासो काव्य दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत कथानक में रूढ़ियों का सफल प्रयोग तथा अन्य छंदों का प्रयोग करके शिल्प की दृष्टि से तथा श्रृंगार व वीर रस का प्रयोग करके रासो उत्कृष्ट रूप में लिखे गए हैं। इन सभी विशेषताओं का विवेचन करने के पश्चात अंत में हम कह सकते हैं कि यद्यपि रासो ग्रंथ प्रामाणिकता की दृष्टि से, काल निर्णय की दृष्टि से, भाषा प्रयोग की दृष्टि से संदिग्ध हैं, तथापि इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। वीर रस को मुख्य रस बनाकर तथा श्रृंगार रस को साहचर्य रस में के रूप में प्रयोग करके जो रासो काव्य लिखे गए वे अपने आप में उत्कृष्ट हैं। युद्ध कौशल चित्रण में रासो काव्य की स्पर्धा करने वाला कोई भी काव्य उपलब्ध नहीं है। कलम व तलवार के धनी चारण कवियों ने युद्ध की विभीषिका, वीरों का उत्साह आदि का बिंबग्राही जो वर्णन किया है, वैसा वर्णन अन्यतर दुर्लभ है। इस प्रकार कथानक में रूढ़ियों का सफल प्रयोग, छप्पय, तोटक, तोमर, नाराज छंदों का प्रयोग, ओजस्वी डिंगल भाषा का प्रयोग, प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन रूप में रासो काव्य का
बढ़ोतरी करते हैं या रसो काव्य की श्री वृद्धि करते हैं, वह शिल्प को शक्ति प्रदान करते हैं। इतना होने के उपरांत भी यह काव्य सामंतों व रनिवासों तक ही सीमित रहा। सामान्य जनता की भागीदारी इसमें हमें दिखाई नहीं देती है।